Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन का कंटिन्यूएशन का पार्ट लेके साइंस 1 का चैप्टर ये दोस्तों। तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कोशिश जरूर करें। सो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, जी क्या होता है, ऐसे छोटी मोटी चीजें हमने कर ली थी। अब उसके अंदर हम लोग को कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, थोड़ी सी और चीजें कि किसको किसने कैसे हेल्प किया, कैसे ये पूरी जो फिजिक्स की हमारी ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो मोशन होगा, ये सब सारी चीजों को किसने कैसे हेल्प किया ये जानना होगा और ये आपके चैप्टर का पार्ट है। अब दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक सर्कल कितने पॉइंट से बना होता है? इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। तो जब भी वही इनफाइनाइट पॉइंट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसको अगर कंटिन्यूअस अगर मोशन कर रहा है, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है तो ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से अगर समझो आपकी गाड़ी चल रही है, यहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टर्न लेते जा रहा है, इनफाइनाइट साइड्स होंगे इसके अंदर, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो घुमाते जा रहा है। तो इस मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? अगर यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल घूम रहा है तो इसको बोलेंगे दोस्तों सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन आप भी करते हो। जब हमारे घर वाले बोलते हैं दिन रात चक्कर काटता रहता है, जी हाँ आप भी सही हो, तो दिन रात ये भी जब चक्कर काट रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, अरे इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर स्पीड सेम हो, हर बार सेम स्पीड से ही कर रहा है, सेम स्पीड, चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेट मी टेक माय रिमोट। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों? एक फोर्स होगा, इससे रिलेटेड आप आगे के कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे। चलो, ये एक बच्चा है जो शक्तिमान बनना चाहता है। अब इसने क्या किया, शक्तिमान बनने के बजाय अपने हाथ में एक स्ट्रिंग से बंधी हुई बॉल ले ली और ये सोचा कि अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊं तो कहीं मैं शक्तिमान तो नहीं बन जाऊंगा और उड़ न जाऊं। तो लेकिन इसने क्या किया, ऐसा गोल गोल घुमाया। देख रहे हो ये बॉल कैसा घुमा? सर्कुलर मोशन में। अगर ये एक ही स्पीड से घुमा रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी हाँ, लेकिन यहां पे दोस्तों अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे इस चीज की, कि वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ जाइए बच्चों, अब थोड़ा सा मामला गंभीर होना वाला है, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है सिंपल सिंपल, सारा कॉम्प्लेक्स नहीं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस जो हमारा होता है, मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझो ये कोई चीज ऐसे जा रही है, तो ये अगर मैं यहाँ घूम के पूरा चीज कवर कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक का डायरेक्ट कवर करूं तो ये बोलता हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डायरेक्शन है इसके अंदर। तो वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसके पास वेलोसिटी होगी। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? समझो मैं ये पॉइंट पकड़ता हूं, तो यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगा ना, वही इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, यही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर समझो अब यहाँ पे अगर बॉल यहाँ पे है, तो यहाँ पे से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, आप लोग को 4th एंड 3rd चैप्टर 10th में है टेंजेंट 90 टू दी पॉइंट यहाँ पे। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। समझो ये बॉल यहाँ पे आ गया तो इसका डायरेक्शन 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया है। आई होप आप बात समझ रहे हैं, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है बच्चों। अब इसी को कैसे समझते हैं? डायरेक्शन का मतलब क्या होता है समझो। तो अगर ये स्ट्रिंग को मैं कट कर दूं तो ये कहां जाएगा? आप बताइए मुझे। सर आपने अभी बताया ये डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि उसी तरफ वो छूटने वाला है, तो ये अगर तोड़ूं तो ये उधर जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। तो देखो ये इस तरह से घूम रहा है, मैंने हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी बता दिया, मतलब 90, यहाँ पे 90, 90, 90, 90, सब जगह ऐसे 90, कितने भी ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये ऐसे 90 90 ही बनाएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? सर ये देखो, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट पे बनेगा। नेक्स्ट इसका यूज क्या है? ये देखो जो ये अंदर की तरफ है, ये फोर्स है दोस्तों। ये जो इसको पकड़ के ये कैसे घुमा पा रहा है, यहाँ पे एक इसका ये पॉइंट हो गया सेंटर में इस बच्चे का,
इस बच्चे का जो ये पॉइंट है यहां पे इसने पकड़ा था, ये सेंटर हो गया, और क्योंकि ये सर्कल फॉर्म हो रहा है तो ये रेडियस हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक रेडियस। तो अगर हम लोग मोशन करा रहे हैं दोस्तों तो कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही ना। अगर मैं किसी का चक्कर काट रहा हूं तो कोई तो अट्रैक्शन होगा ही, तभी तो मैं चक्कर काट रहा हूं। ऐसे ही हमारी नॉर्मल दुनिया से ऐसे सम इवॉल्व होते हैं, ऐसे फिजिक्स हमारा इवॉल्व होता है। तो ये भी साथ में, ये सेंटर में और इसके बीच में कुछ तो अट्रैक्शन होगा कि ये चक्कर काटे जा रहा है। वो फोर्स कौन सा है, वो अट्रैक्शन कौन सा है, उसको नाम देते हैं दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, या आगे चल के इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स की ये कहानी क्या है, बोलता है मैं ही हूं, मेरे अलग अलग रंग हैं, मैं एक ही बंदा हूं, कोई मुझे इस नाम से पुकारता है। जैसे भगवान को नहीं बोलते, बोलते हैं भगवान एक ही है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई जीसस बोलता है, कोई भगवान बोलता है, तो कोई और बोलता है। ऐसे ही ये फोर्स है ही, ये क्या, सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना, सेंटर में कोई चीज है, यहाँ पे सेंटर है, उसके यूनिफॉर्म रेडियस ऐसे होगा, हर जगह यूनिफॉर्म रेडियस होगा, और कोई पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर वो घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, बार बार चक्कर काट रहा है, तो कोई तो फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ खींच रही है। वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स है अट्रैक्शन की फोर्स, खींचने वाली फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ की तरफ होती है, अंदर की तरफ। अब एक बात और बता दो, एक बात बता दूं मैं, एक दूसरी फोर्स है, देखो यहां पे क्या, दूसरी फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फुगा हुआ है, ये फुगा हुआ बंदा है। ये क्यों फुगा हुआ फोर्स है, क्योंकि ये, इसको सब लोग ना झूठा फोर्स बोलते हैं, झूठा ही सही, ये झूठा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। फट से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखो, रियल फोर्स तो भैया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ही था, ये जो था सेंटर से रेडियस की तरफ उसको अंदर की तरफ खींच रहा था, खींच रहा था। लेकिन ये फोर्स के वजह से इसके अपोजिट में भी एक फोर्स आया, इसके अपोजिट में भी फोर्स आया, उसको हमने बोल दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद में कुछ नहीं है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले आया तो उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने नाम दे दिया। क्योंकि इसको झूठा फोर्स बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं, तो आप लोग ऐसे याद रखोगे, सेंट्रीपिटल ओरिजिनली पहले आता है, उसके वजह से मोशन होता है, क्योंकि अट्रैक्शन होगा तभी तो मैं चक्कर काटूंगा। सो फर्स्ट केम अट्रैक्शन, देन इट स्टार्ट्स मूविंग, और ये जब मूव करना शुरू कर दे यूनिफॉर्म मोशन में, तो आ जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ का फोर्स है। तो समझ रहे हो किसकी वजह से कौन आ रहा है। और एक चीज एग्जांपल देता हूं, समझो हमारा बस है, अगर ये टर्निंग पे जाता है, जैसे बस ड्राइवर टर्न करता है लेफ्ट को, तो हम लोग राइट की तरफ बाहर जाते हैं कि नहीं जाते, जी हाँ, वही वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आई होप आपको दोनों फोर्स समझ गया, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड बाहर की तरफ, ओके। झूठा फोर्स है स्यूडो, ये क्या है, रियल फोर्स है। और इसी फोर्स के ही बहुत सारे रंग रूप हैं, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं, बहुत सारे फोर्स से इसको जाना जाता है बच्चों। आगे बढ़े, अब इसका यूज क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए आप लोग से मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। यही फोर्स की वजह से खींच के रखा है, तो ये आगे आगे घूम रहा है, इसका नाम दिया मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। सेंट्री मतलब सेंटर, पेटल मतलब सीकिंग, सेंटर की तरफ सीक करता है, हमेशा खींचा चला आता है, समझ रहे हो। चलो आ जाओ, अगर ये स्ट्रिंग कट कर दें, ये कट कर दें, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ चला जाएगा कि नहीं, जी हाँ। आ जाओ, अब ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाई डजंट द मून एंड सैटेलाइट फॉल ऑन द अर्थ, यही क्वेश्चन आप लोग को आता है ना, कि हमारे जो सैटेलाइट है या फिर ये जो मून है, ये हमारे धरती पे गिर क्यों नहीं जाते। अब दोस्तों आपको बता देता हूं मैं, समझो ये सेंटर में हमारा सन है, चलो बताए तो फटफट से आगे हम लोग बात करने वाले हैं, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात करने वाले हैं। समझो ये हमारा प्यारा सा, मैं पहले ड्रॉ करता हूं, ये प्यारा सा हमारा समझो सन है। अब सन के आगे देखो बहुत सारे ऐसे जो हमारे ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ओके, मर्क्यूरी, वीनस, थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व होता है। अब ये ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व होता रहता है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ और हमारे सन के बीच में,
ये बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या मैं इसी को सेंटर की तरफ खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकता हूं। बस यही समझना है हम लोग को। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हर एक सेलेशियल बॉडी के अंदर क्या है, हम लोग या तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घूम रहा है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है बच्चों। हर एक चीज के अंदर यही चीज है। ओके, आ जाओ। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम कब आएगा या ग्रेविटेशनल फोर्स, जब वो रिवॉल्व करता रहेगा। ध्यान रखना, रिवॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार उसको प्रेशराइज कर रहा हूं। द मून एंड द सैटेलाइट्स आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट विद अ सर्टेन वेलोसिटी। ये अर्थ है और यहां पे मून है और दोनों में पार्टी चल रही है। सुनो, तो ये क्या होते हैं, एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, हमेशा ये ऑर्बिट में घूमता रहता है और घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। जी हाँ, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया उससे इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे आगे क्या होगा, देखो ये घूम रहा है, हेंस दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। और क्यों नहीं फॉल होते, क्योंकि भैया हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देख रहे हो मैंने स्ट्रिंग कट की थी, आपको ध्यान होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पड़ा था अंदर की तरफ, वो है तो ये खींच के घूमता ही रह रहा है, घूमता ही रहा और हमेशा एक कंटिन्यूअस वेलोसिटी से घूम रहा है। और जब तक वो फोर्स है तब तक तो वो गिरने ही नहीं देगा। हाँ, जब वो फोर्स मैं गायब करूं तब वो जाएगा बाहर की तरफ। क्या वो अंदर की तरफ आएगा, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर आपको कहीं इंटरव्यू में परेशान करें कि अगर अगर खुदा न खास्ता, भगवान न करे, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर समझो खत्म हो गई, तो मून कहां धरती पे गिरेगा। तो आप बोलोगे सर क्या हमको पोपट समझे हो, हम बिलियन एजुकेशन से पढ़े हैं। पहली बात तो ये चीज इतनी स्ट्रांग फोर्स गायब होना बहुत अलग ही बात है, हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं मानता हूं, क्योंकि आप ख्याली दुनिया के ख्याल क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं बताता हूं। अगर वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और मून के बीच में टूटा, तो वो मून हर धरती पे नहीं आएगा, वो बाहर चला जाएगा। सर बोलेगा क्या बात है, मैंने इतने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, ये आंसर किसी ने नहीं दिया। आप बोलोगे क्यों, वो क्वेश्चन पूछेगा क्यों, तो बोलोगे देखो यहाँ पे हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, एक्चुअली में अगर जो भी चीज रिवॉल्व होती रहती है और यूनिफॉर्म स्पीड से ही हो रही है, तो उसके अंदर सर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गायब हो तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी मतलब उधर ही वो आगे जाएगा। तो बोलेंगे वाह, आप अपना पैकेज बताओ क्या लोगे भैया, 3 इडियट वाला डायलॉग, ठीक है। इफ दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर दे वुड हैव फॉलन ऑन दी अर्थ। और अगर ये स्टार्टिंग में नहीं रहा था, लेकिन अगर ये हुआ भी तो मैं बता रहा हूं कहां जाएगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब निकोलस कोपरनिकस ये क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अगर ये सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व होता है ना, थर्ड नंबर मर्क्यूरी वीनस के बाद थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है, ये ऐसे रिवॉल्व होता है। तो ये देख रहे हो कैसा ऑर्बिट बना रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब एक ही वेलोसिटी से हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता रहता है अर्थ। ये सर्कुलर ऑर्बिट है। ये किसने बोला, निकोलस कोपरनिकस ने बोला था। लेकिन हमारे केपलर ने क्या बोला कि ये है ही नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट ही नहीं है। इन्होंने बोला देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओहो, अब यही बात आप लोग को क्वेश्चन है जो एग्जाम में आती है, केपलर्स 3 लॉज आ जाते हैं और केपलर ने कैसे न्यूटन को हेल्प किया। ये मैंने आप लोग को जब आंसर्स बताए तो उसमें भी ये चीज मैंने बताई कि कैसे केपलर के इक्वेशन ने न्यूटन को हेल्प किया। आज फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो बच्चों आ जाओ। केपलर्स फर्स्ट लॉ ध्यान से देखना। ये देखो सेंटर में कौन है, सन है। यहाँ पे हमारा प्यारा सा अर्थ देखो रिवॉल्व, क्या ही लग रहा है, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। मैंने अर्थ को अपने हाथों में ले लिया। नहीं अपन जाते ताजमहल, अरे ताजमहल नहीं, किधर जाते, हाँ ताजमहल पे भी है, ताज होटल पे, उसका ऊपर का पकड़ के बोलते देखो मैंने इसको अपने पकड़ लिया है, वैसा ही कर लो। चलो नेक्स्ट, ये रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और सन को देखो कितना छोटा बड़ा होता रहता है। ये देखो ये जो पाथ है दोस्तों, ये एलिप्टिकल पाथ होता है। और ये देखो एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट क्या होता है, जो वो ऐसा इमेजिनरी जो एक चीज में बार बार रिवॉल्व हो रहा है, उसको बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। वन ऑफ द फोकाई मतलब 2 फोका है, तो सन एक फोका है, उसमें से एक सेंटर है उसका। आ जाओ दूसरा सेकेंड लॉ। तो इस पहले लॉ में क्या होगा, सन इज वन ऑफ द फोकाई और एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका। और ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ। अब ये मत बोलना कि सन रिवॉल्व होता है, सन जगह पे अर्थ रिवॉल्व हो रहा है। आ जाओ, हम लोग बोलते हैं ए से बी एक दिन में इतना गया। देखो सेम, एक दिन में सी से डी किया,
सेम। आ जाओ, एक दिन में यहां से ई से एफ गया, एक दिन में ही। अब हम लोग को क्या लगेगा, यहां पे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, हम लोग बोलते हैं ना कि एक दिन में जितना एरिया कवर करता है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वट एवर पोजिशन है, एक डे में जो वो एरिया कवर करता है ना वो सेम रहता है। अब यहां पे देखिए, ये दूर था तो इतना ही कवर किया, तो यहां पे स्पीड स्लो रहता है। अपोजिट आते हैं, यहां पे सन के नजदीक आ गया तो यहां पे देख रहे हो स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जितना आप समझो जो भी सेंटर वाला है उसके नजदीक आओगे आपकी स्पीड बढ़ती है, जितना दूर जाओगे स्पीड कम होगी। लेकिन ध्यान रखना, हमारा मकसद क्या है, ये जो एरिया है ना, ये यहां तक का एरिया आप खोलोगे, सबको मिक्स करोगे, ये सेम ही एरिया कवर करता है अर्थ। बात रहे स्पीड की, तो लंबे के पॉइंट पे स्पीड कम, नजदीक के पॉइंट पे स्पीड ज्यादा, लेकिन एरिया क्या, एरिया कम ज्यादा नहीं। एक दिन में जितना एरिया यहां पे कवर किया, यहां पे कवर किया, हमारा इतना ही यहां पे कवर करेगा। यही है हमारा केप्लर्स सेकंड लॉ। ये देखो, ये सेम एरिया, चाहे मैं करूं इसको एक्सपांड करके पतला करूं, सेम एरिया है। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये देखो, ये जो हमारे ए एस बी जो दिख रहा है आपको यहां पे, ए एस बी, सन को एस बोला, इक्वल है सी एस डी के एंड इज इक्वल टू ई एस एफ के। ओके, ये हमारा केपलर का सेकेंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या बोलना चाहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग। अगर आप लाइन नहीं ज्वाइन करोगे तो एरिया कैसे निकालोगे, इसने कहा ये तो ये एरिया नहीं है ना, ये तो लेंथ हो जाएगा, तो एरिया के लिए आपको ऐसा कुछ शेप बनाना पड़ेगा। तो बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग दी सन एंड द प्लैनेट क्या करता है, स्वीप करता है इक्वल एरिया। देखो इक्वल एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बोलना हमारा सेकेंड लॉ होगा। आ जाओ, थर्ड लॉ क्या बोलता है, चलो ये देखो, ये हम लोग बोलते हैं, देखो ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, और अर्थ पे क्या चालू है, पार्टी हो रही है। आर इज द एवरेज डिस्टेंस, किसी भी प्लैनेट सेलेशियल बॉडी का सन से एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग आर। एंड टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन को वो कितना टाइम लेता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टी से दिखाएंगे। ओके, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस आप लोग पहले भी पढ़े हुए क्लासेस में अपने, कमेंट करके बताइए। चलिए आ जाओ, अब देखो यहां पे अब दूसरे प्लैनेट के लिए आर ये है तो टाइम टी बोला। आ जाते हैं, इफ आर इंक्रीजेस, ध्यान से रखिए, देन टी ऑल्सो इंक्रीजेस। पहले छोटा प्लैनेट था, आर छोटा था, तो उसको रिवोल्यूशन को टाइम भी कम लग रहा था, रिवोल्यूशन को टाइम भी कम लग रहा था, लेकिन जब आर बढ़ा तो रिवोल्यूशन का टाइम भी बढ़ गया। चलो और आगे चलते हैं, अर्थ पे फिर से हमारा आर दिख रहा और बड़ा हो गया, तो क्या टी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, टी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो टी यहां पे जो रिलेशन है वो कैसे होगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। बच्चों आंसर देना है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मत लिखना। नो डाउट ये इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज हुआ, लेकिन कितने से इंक्रीज होता है वो आंसर करने के लिए आपको टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू याद रखिएगा। तो टी स्क्वायर यहां पे हम लोग लेते हैं इक्वल, यहां पे हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल लिखते हैं, और एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आज से आगे करियर में कभी करोगे, इक्वल हटाओ, के लिखो या कोई भी कांस्टेंट लिखो और आर क्यू हो जाएगा। तो कांस्टेंट यहां पे से कैसे हो जाएगा, के की वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो मतलब क्या दोस्तों, ये देखो, ये इसको सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मत समझो, हमेशा किसी भी प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू कॉन्स्टेंट है। ओके ठीक है, ये R1T1, ये हमारा अर्थ का R2T2 ले लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये सभी के लिए कांस्टेंट है, जो वैल्यू आएगी, समझो इसके लिए वैल्यू आई हमारा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू का वैल्यू इसका समझो 3 है, तो टी स्क्वायर आर क्यू का वैल्यू हमारे अर्थ के लिए भी 3 ही रहेगा, हमारे वीनस के साथ भी 3 ही रहेगा। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो रेशियो है पूरे वर्ल्ड में कांस्टेंट है। जैसे आप लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद है आप लोग को, और रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से प्लैनेट पे, आप कौन से गैलेक्सी में, कौन से यूनिवर्स में, उसकी वैल्यू सेम रहती है। क्या ही चीजें पता करने लायक ना, कि हाँ सर सब जगह सेम रहेगी। जी हाँ बच्चों, सब जगह सेम रहेगी। दूसरी चीज जो केपलर के साथ हम लोग को समझना है, थर्ड लॉ जो हमारा इंपॉर्टेंट है,
टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू की वैल्यू अगर एक प्लैनेट के लिए तो वही सेम हमारी दूसरे प्लैनेट के लिए भी होगी, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू की वैल्यू। अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू का मैंने एग्जांपल क्या लिया, इसके लिए अगर 3 है तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इसके लिए भी कितना आएगा, 3। चलो केपलर के तीनों लॉ, पहला लॉ क्या बोलता था, सन इज वन ऑफ द फोकाई एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर दूसरा था equal area if line joining the centers, line joining the sun with as a center, then equal area is swept at the equal interval of time। फिर हमने क्या बोला था, there is direct relationship between these। खत्म, टाटा फिनिश बाय बाय हो गया। देखो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये टी क्या था, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। तो स्क्वायर इसका, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। देखो मीन डिस्टेंस आ लिए थे ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। खत्म, ये थर्ड लॉ। तो ये थे केपलर्स के तीनों लॉ। फर्स्ट लॉ देखो यहां पे कर लो, अभी आप लोग को एक साथ करके दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो। चलो नेक्स्ट, अब मुझे थर्ड लॉ आप बताइए फट से। थर्ड लॉ, यस बच्चा, गुड। स्क्वायर जो अभी हमने पढ़ा दैट वाज द थर्ड लॉ। आगे बढ़े, चलिए ये हमारे के जो है यहां पे देखो, ये एरिया दिखाने की एक बात है, ए एफ वन प्लस ए एफ टू। तो यहां पे ए एफ वन और ए एफ टू अगर हम लोग लें, प्लस अगर दोनों करें प्लस बी एफ वन, ये दोनों करें बी एफ वन वाला, ये सब सेम होने वाला है। ये सब सारी चीजें एक्सप्रेशन आपको चाहिए तो ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये देखो, दैट ई एस एफ इज इक्वल टू द एरिया, व्हाट विल बी यू इन्फर अबाउट द ई एफ। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, डिस्टेंस ई एफ इज ग्रेटर हेंस द स्पीड इज ग्रेटर। देखो मैंने ये बात बोला था स्टार्टिंग में ही, ई एफ जो होगा वो ग्रेटर होगा और ए बी जो होगा स्पीड जो होगी स्लो होगी, डिस्टेंस स्लो है। तो मैंने ये आप लोगों को पहले ही बताया था, सन के नजदीक अगर कोई प्लैनेट है बहुत तेजी से घूमता है, सन से दूर है तो स्लो घूमता है, ठीक है, डिस्टेंस भी कम कवर करेगा, ये ध्यान रखना बच्चों। ओके, कंक्लूजन क्या, ये सब सारी चीजें, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्म्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्म्स, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने बोल रहा था आप लोग को, ये वाला, ये दिख रहा है सम ऑफ द आर्म्स का लेंथ। तो देखो ये जो लेंथ का है ये सब इक्वल रहता है। एक पॉइंट पकड़ो, यहां से एक पॉइंट, यहां से फोकाई दूसरा, यहाँ पे एक पॉइंट लो, फोकाई तक का डिस्टेंस लो। दो फोकाई थे ना, हम लोग बोले थे ना इलिप्स वाला, सन को एक पे रखा था, तो यहां से लेके दूसरे फोकाई कांस्टेंट। यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लूं, सी एफ वन सी एफ टू, फोकाई तक का डिस्टेंस सेम होगा। अगर चौथा पॉइंट ले लूं बच्चों, कहाँ गई मेरी पेन, कहाँ चली जाती है ये, चलो मेरे पॉकेट में ही है, मैं यहां से लेता हूं कोई पॉइंट। ए भाई तू किधर गया, तो क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे कोई, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो लेंथ का सम है, जैसे अगर डी है तो डी एफ वन प्लस डी एफ टू का जो लेंथ है वो इन तीनों के इक्वल लिख सकता हूं। ये भी एक्सप्रेशन याद रख लो बच्चों, ठीक है। तो कंक्लूजन पहला वाला है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्म्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, यही हमने पीछे भी सॉल्व किया। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इज नॉट कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं थी ना, देखे कि नहीं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में कांस्टेंट नहीं होती। जब दूर था तो स्पीड स्लो थी, जब सन के नजदीक था तो स्पीड ज्यादा थी। आई होप बच्चों केपलर का आप लोग को कंक्लूजन मिल चुका होगा, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा पूरा है कि इन्होंने हेल्प कैसे की न्यूटन को, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आने के लिए, वो फॉर्मूला आने के लिए कैसे हेल्प किया। ओके, क्योंकि ये तो एलिप्स का था, और जब हम हमेशा जब इमेजिन करते हैं सर्कल के फॉर्म में इमेजिन करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इसे अपने दोस्तों, यारों, संग संगिनियों, फ्रेंड सर्कल में फट से एकदम धुएं आग की तरह फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय बाय। तोड़ दो फोड़ दो सबको, पीछे छोड़ दो बच्चों।